गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजकुमारी चतुर्वेदी आज आपको हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार समझाऊंगी। बच्चों, वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। पर वर्ण को जानने से पहले हम भाषा के 4 कौशल को जानेंगे कि भाषा के 4 कौशल कौन कौन से होते हैं। बच्चों, भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इनमें से पहले 2 कौशल मौखिक भाषा से संबंधित थे और 2 लिखित भाषा से। उच्चारित की गई ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए हमें कुछ लिपि चिन्हों की आवश्यकता होती है। यही लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि के लिखित चिन्ह को वर्ण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे कमल। कमल क जमा अ जमा म जमा आ जमा ल जमा आ। कमल शब्द अर्थात बच्चों, कमल शब्द में जो ध्वनियां हैं यही भाषा का लिखित रूप है। यही भाषा का क्या है? लिखित रूप है। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बच्चों, अब हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों, वर्णमाला की डेफिनेशन है वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। ये हमारी हिंदी की क्या है? वर्णमाला है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध समूह में जो क्रम में लिखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला, जिसको एक ही मोती में, एक ही धागा में पिरोया जाता है, जिनको एक ही क्रम में लिखा जाता है, व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगव्यय होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, 2 अन्य वर्ण होते हैं। इस प्रकार वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। बच्चों, अब हम वर्ण के प्रकार को जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण हमारे? 2 प्रकार के। पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन है हमारी उसकी स्वर की, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले वे स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर हमारे क्या हैं? आ ई उ री ए ऐ ओ औ। बच्चों, ये हमारे क्या है? 11 स्वर है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी? 11 होती है। बच्चों, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ
ई, उ, री। ये बच्चों हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। बच्चों जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये बहुत कम समय में कहते हैं बोले जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ये हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 7। दीर्घ स्वर हमारे होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों ये हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। इनको ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। बच्चों प्लुप्त स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने, जोर से गाना गाने या रोने के समय पर किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे राम, ओम आदि। जो अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, तो अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं व्यंजन बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार जानेंगे। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। कितने प्रकार हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ये व्यंजन के हमारे 3 प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। किन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे का से माँ तक हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से माँ तक व्यंजन के 5 वर्ग हैं। का से माँ तक व्यंजन के हमारे क्या है, 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में क्या होते हैं, 5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग का नाम उसके पहले व्यंजन के अनुसार होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, 25 होती है। वर्ग का अंतिम वर्ग क्या कहलाता है, पंचम अक्षर कहलाता है। बच्चों स्पर्श व्यंजन को हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है। 5 भागों में विभाजित किया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास, वायु और जीभ मुंह के अलग अलग भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों ये 5 हमारे
उच्चारण स्थान है। ये 5 हमारे क्या है? उच्चारण स्थान है। जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो वायु इन भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जैसे क, ख, ग, घ, अड़ा। जब हम इन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है वो कंठ को स्पर्श करते हुए, छूते हुए बाहर निकलती है। वायु जो है हमारी कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इसी प्रकार जब हम चा वर्ग का उच्चारण करेंगे, च, छ, ज, झ, इया, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु हमारी तालव्य को स्पर्श करते हुए, छूते हुए बाहर हवा वायु हमारी निकलती है। बच्चों, ये हमारे 5 क्या है? उच्चारण स्थान है। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु इन 5 भागों को, इन 5 स्थानों को स्पर्श करते हुए वायु मुख से बाहर निकलती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। इनके उच्चारण के समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। बच्चों, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। या, रा, ला, वा हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वायु ना तो मुख में कहीं स्पर्श करती है और ना ही रगड़ खाकर बाहर निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? बच्चों, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख में रगड़ खाकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय वायु तेज गति से गर्म होकर बाहर निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अयोगव्य की। अयोगव्य किसे कहते हैं? अयोगव्य किसे कहते हैं? हिंदी की वर्णमाला में प्रायः स्वरों के साथ अंग और आहा लिखा जाता है, परंतु ये पूर्ण रूप से स्वर और व्यंजन नहीं माने जाते हैं। अंग और आहा की मात्रा हमारे पूर्ण रूप से क्या नहीं माने जाते हैं? पूर्ण रूप से स्वर और व्यंजन नहीं माने जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अयोगव्य कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अयोगव्य कहते हैं। बच्चों, अंग की मात्रा को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है। इसका चिन्ह बिंदु के रूप में होता है। इसका प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? बिंदु के रूप में हम करते हैं। इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वर्ण के ऊपर करते हैं, जैसे पंख, हंस, कंस आदि। बच्चों, जब हम अंग की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि हमारी कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है।
जिसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, वर्ण के ऊपर करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब हम बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग किसे कहते हैं? इसका उच्चारण कंठ से हा के समान होता है। इसका चिन्ह 2 बिंदु होते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? 2 बिंदु होता है। इसका प्रयोग वर्ण के अंत में होता है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं बच्चों? इसका प्रयोग हम वर्ण के अंत में करते हैं, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः आदि। बच्चों, विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। हिंदी में विसर्ग का प्रयोग बहुत कम शब्दों में होता है। इस विसर्ग का उच्चारण हम हा के समान करते हैं या हा के समान होता है। जब हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वो हा के समान निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में होता है। इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। बच्चों, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वर्ण के ऊपर करते हैं, जैसे आँख, चांद, यहाँ आदि। बच्चों, जब हम इन वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो जो ध्वनि निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? नाक और मुंह से होते हुए बाहर निकल रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ या सटा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ या सटा हुआ। जैसे हम कह सकते हैं वह परिवार जिसमें सभी सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। ये तो बात हो गई संयुक्त की। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। जो किससे बने हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों, हिंदी की वर्णमाला के अंत में 4 संयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं। कौन कौन से लिखे जाते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। ये किससे बनते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिलाकर बोला तथा लिखा जाता है। बच्चों, इन्हें मिलाकर बोला तथा लिखा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन
कहते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन की। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो समान व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। दो समान व्यंजन, ये हमारे दो समान व्यंजन है, च जमा चा, ये दो समान व्यंजन है। पहला जो वर्ण होता है हमारा स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण जो होता है वो स्वर सहित होता है। इन दोनों के सहयोग से बनने वाले व्यंजन को हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, सच्चा, बच्चा, मक्का, पक्का, हुक्का आदि। बच्चों, जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में। अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। अल्प प्राण, प्राण, अल्प प्राण, प्राण का मतलब क्या होता है? हवा या वायु। प्राण का मतलब क्या होता है बच्चों? हवा या वायु। हवा को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। संस्कृत में हवा को हम क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। इसी के आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं बच्चों? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। बच्चों, अल्प प्राण व्यंजन क्यों कहते हैं? व्यंजनों के प्राणत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। व्यंजन को हमने प्राणत्व के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है, अल्प प्राण और महाप्राण में विभाजित किया है। अल्प प्राण बच्चों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। बच्चों, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, बच्चों ऐसे व्यंजन जिनका हम उच्चारण करते क, ग, झ, जब हम इनका उच्चारण करते हैं या इनको बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब हम बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग हमारे कितने होते हैं? 5 भागों में हमने विभाजित किया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये हमारे क्या होते हैं? 5 वर्ग हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। इनके उच्चारण में बच्चों जब हम इनका उच्चारण करते हैं खा, घा, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से अधिक हवा निकलती है। हमारे मुख से क्या निकलती है? अधिक हवा निकलती है, अधिक दबाव पड़ता है। तो इन वर्णों को जब
हम उच्चारण करते हैं बच्चों, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा का दबाव होता है वो अधिक पड़ता है। हवा का दबाव क्या होता है हमारा, अधिक पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। इनको बोलने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है बच्चों। इन वर्णों को बोलने में हमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए इसे हम महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। बच्चों अब हम समझेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसमें स्वर मूल रूप में तथा व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर लिखते हैं। बच्चों वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अर्थात बच्चों ये हमारा शब्द दिया हुआ है, ये हमारे शब्द दिए हुए हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, हमारे शब्द बनते हैं। जब शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय बच्चों स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को अलग करके लिखा जाता है। स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखे जाते हैं। जैसे मनोज शब्द है हमारा। मनोज शब्द को हमने क्या किया है, इसमें जो प्रयुक्त वर्ण है उसको हमने क्या किया है, अलग अलग करके लिखा है। जैसे म जमा अ जमा ना जमा ओ जमा ज जमा आ। बच्चों हमने मनोज शब्द में से क्या किया है, वर्णों को अलग अलग करके लिखा है, स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। ये हमारे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से हमने वर्णों को अलग अलग करके लिखा है, या वर्णों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, जिसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बच्चों आज हमारा गृह कार्य है। पहला प्रश्न है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? दूसरा है, महाप्राण किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है हमारा, स्वर किसे कहते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? चौथा और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद कीजिए, जो मैंने अभी आपको समझाया वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हमारे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से आपको वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। ये आज आपका होमवर्क है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।